अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज पढ़ने हम लोगों को मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मेथड्स। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना होता है ना, तो हम दो तरीके होते हैं। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी और एक होता है आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी, जहां पे हमें जो इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है वो होती है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है, वहां पे हम पॉइंट इलास्टिसिटी के थ्रू मेजर करते हैं। और ये मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पे चेंज बहुत ही इनफाइनाइट होता है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी जब हमें डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करना होता है, और ये वहां यूज किया जाता है जहां पे डिमांड में चेंज बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है? जहां पे हम मेजर करते हैं ओवर अ रेंज। इलास्टिसिटी हमें मेजर करना है ओवर अ रेंज, लाइक ऐसे ए बी। ए से बी के बीच की आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है। समझो जरा, अगर सिर्फ ए पे इलास्टिसिटी मेजर करनी तो पॉइंट इलास्टिसिटी, सिर्फ बी पे इलास्टिसिटी मेजर करनी तो पॉइंट इलास्टिसिटी, लेकिन ए से बी के बीच में कितनी है वो मेजर करनी है तो आर्क इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व पे मेजर करता है। आर्क इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज, एक रेंज लेके डिमांड कर्व पे एक रेंज लेता है और उस पे इलास्टिसिटी को मेजर करता है। ये वहां यूज करते हैं जहां पे जो डिमांड में जो डिफरेंस होता है वो इनफाइनेटली बहुत स्मॉल होता है, और ये यूज करते हैं जहां डिमांड में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो जब पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करना होता है तो पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड होता है जिसे बोला जाता है पॉइंट मेथड, या फिर बोला जाता है ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए एक मेथड कौन सा है? पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। और आर्क इलास्टिसिटी को अगर मेजर करना है, आर्क इलास्टिसिटी को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड। वो एक ही मेथड के दो नाम है इलास्टिसिटी में, मेथड्स। और एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इलास्टिसिटी को मेजर करने के कितने मेथड हो गए? एक पॉइंट मेथड, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड, और तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और ये तीनों मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं। पॉइंट मेथड कहां यूज होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी को। पॉइंट इलास्टिसिटी जब एक डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करना हो। आर्क इलास्टिसिटी कहां यूज होता है? जहां पे हमें एक रेंज पे मेजर करना हो, ए से लेके बी के बीच की इलास्टिसिटी। और उसको मेजर करने के हमारे पास दो मेथड हो गए, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले स्टार्ट करते हैं जरा प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो देखो जरा परसेंटेज मेथड। अगर आपसे बोला गया कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करिए यूजिंग परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड कैसे मेजर करता है? इट मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी as a ratio of percentage change in quantity demanded with respect to
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये ऑलरेडी बता ही चुके हैं हम। मतलब ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मेथड है। रेशियो ऐसे तो लिखते हैं, अगर हम कहते हैं 1:2 का रेशियो तो 1/2 ऐसे तो बनता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का परसेंटेज मेथड, जिसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो। अगर हम बोले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। अभी यहां पे 100 और 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा क्यू, और ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह क्या लिख सकते हो? क्यू। चेंज इन प्राइस की जगह लिख सकते हो डेल्टा पी, ओरिजिनल क्या है? पी, जिसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो हम कह सकते हैं ये भी एक मेथड बन गया। ईपी इज इक्वल टू, माइनस का साइन तो हमेशा रहता ही रहता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सिर्फ परसेंटेज मेथड का ही करेंगे। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट जो भी बोलो, ये ऐसे लिख देते हैं, इसी को प्रोपोर्शनेट बोला जाता है, समझे? ये ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, या तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी से देखो कैसे डिराइव हुआ है। बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने इससे इस पे गए और फिर इससे यहां पे आए, ये और ये इस तरीके से डिराइव हुआ है फॉर्मूला। ये है पूरा परसेंटेज मेथड। तो ये तो बेसिक था परसेंटेज मेथड। आर्क इलास्टिसिटी दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज हो गया और दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करता है? तो पहले समझो टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी कैसे मेजर करता है? इट मेजर इलास्टिसिटी कैसे? बेस्ड ऑन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वो एक रिलेशन देखता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से। अब समझो, प्राइस चेंज होती तो क्वांटिटी तो चेंज होता है। ये तो हम लोग ने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगा, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और प्राइस और क्वांटिटी को मिला के टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो वो देखता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और उसके बेसिस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग फाइंड करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, हम ये देखते हैं प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चेंज होएगा ही होएगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट हम ये देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या पड़ रहा है, कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि सेम रह रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस की इलास्टिसिटी आप कैसे मेजर कर रहे हो? आप ये कंसिडर कर रहे हो कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, अब जब आप टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर कर रहे हो, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। प्राइस
क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। हमने कहा प्राइस 100 है, क्वांटिटी 12 है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1200। ठीक है, अभी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, तो क्वांटिटी बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ भाई, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ेगा कम होगा? कम होगा, क्वांटिटी कम हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी क्या है, सेम है। देखो हमने ये वैल्यू इस तरीके से ली है कि प्राइस के चेंज होने से लॉ ऑफ डिमांड लगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। एक सिचुएशन ये आई है ना। दूसरी सिचुएशन इसी में देखो, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस 100, क्वांटिटी 12, ये 1200। अभी प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हुआ, डिमांड कम होके हो गया 9, लॉ ऑफ डिमांड लगा। टोटल एक्सपेंडिचर देखो क्या हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा, प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम है कि कम हुआ है कि बढ़ गया है? कम हुआ है। और तीसरा सिनेरियो हम ले रहे हैं, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस 100, क्वांटिटी 12, टोटल एक्सपेंडिचर 1200, प्राइस बढ़ गया 120 हो गया, डिमांड कम हुआ लेकिन जस्ट थोड़ा सा कम हुआ, ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अगर आप प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? पहली पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ भी जाएगा, क्योंकि अगर आप उल्टा देखोगे तो यही चीज आएगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो यहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशन नहीं बना, यहां पे कैसा रिलेशन बन गया, इनवर्स बन गया, और यहां पे कैसा बन गया, डायरेक्ट बन गया। कोई और इसमें क्राइटेरिया और कुछ आ सकता है क्या इसके अलावा, कोई और ऑप्शन? एक तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, एक तो इनवर्स रिलेशन, एक तो कोई रिलेशन नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हो, आप बस ये देखते हो कि प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने आपके सामने तीन कंडीशन रख ली कि प्राइस के चेंज होने से या तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, या फिर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा, या फिर डायरेक्ट रिलेशन होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब हम क्या बोलेंगे, विद चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो वहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी वो होगी यूनिट इलास्टिक, यानी कि ईपी इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर इनवर्स रिलेशन है तो वहां पे वो हो जाएगा इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है ईपी इज मोर देन 1, और जहां पे डायरेक्ट रिलेशन है वहां पे हो जाएगा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है ईपी इज लेस देन 1। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक जैसा कुछ नहीं होता है, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो अगर आपसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूछा जाए तो पहले आप लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, वो कैसे प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करता है, और फिर उसके अंदर ये तीनों केस लिखोगे। हमने खाली इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाया, आप इसको प्रॉपर लिखोगे। यूनिट इलास्टिक कैसे लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, व्हेन विद चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, प्राइस इलास्टिसिटी इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक, ईपी इज इक्वल टू 1। इलास्टिक कैसे लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, when with rise in price total expenditure fall and with fall in price total expenditure rises,
प्राइस इलास्टिसिटी इज सेड टू बी इलास्टिक एंड इट इज मोर देन 1। और इन इलास्टिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एंड विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, प्राइस इलास्टिसिटी इज सेड टू बी इनइलास्टिक एंड ईपी इज लेस देन 1। अगर इनका ग्राफ बनाने को बोला जाए, अब देखो ग्राफ में दो चीजें ध्यान देना, क्योंकि आप प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हो तो नॉर्मल आप वही ग्राफ बनाओगे जो हमने आपको यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक में बताया था। बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, कि आप y एक्सिस पे प्राइस को शो कर रहे हो और x एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हो। नॉर्मली हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला ग्राफ नहीं बनाते हैं। हम इसमें भी मालूम कौन सा ग्राफ बनाते हैं? सुन लो जरा, जो ग्राफ तुम लोग ने पढ़ा है ना वही ग्राफ इसमें बनाओगे। क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि यूनिट इलास्टिक में ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चेंज और ये चेंज बराबर से दिखाओगे, ये पढ़ाया हमने। और फिर इलास्टिक में ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चेंज ज्यादा दिखाओगे, ये चेंज कम दिखाओगे। और इन इलास्टिक में ग्राफ ऐसे बनेगा जिसमें ये चेंज ज्यादा दिखाओगे और ये चेंज कम दिखाओगे। जब हमने ग्राफ बताए थे तो यही बताया था, है ना, कि जब हमने टाइप्स बताए थे तो हमने इनके ग्राफ बनाए थे। वही सेम पैटर्न फॉलो करोगे कि लेस देन 1 है, स्टीप होगा, क्वांटिटी में गैप कम, प्राइस में गैप ज्यादा। मोर देन 1 है, फ्लैटर होगा, क्वांटिटी में गैप ज्यादा, प्राइस में गैप कम, और यूनिट में बराबर से रहेगा, और इन दोनों में स्ट्रेट लाइन और इसमें कर्व बनाओगे। ये चीज आप याद रखोगे। ये वाला ग्राफ क्या है? वो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बेसिस पे, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी तो प्राइस और डिमांड के रिलेशन का है ना। और इसमें जो 3 केस आ रहे हैं वो 3 केस कैसे आ रहे हैं कि एक में इनवर्स रिलेशन है, एक में डायरेक्ट रिलेशन है और एक में नो रिलेशन है। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा ग्राफ ऐसे आएगा, कभी भी डायरेक्ट रिलेशन होगा ग्राफ ऐसे जाएगा। नो रिलेशन में हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है मतलब आपका एक्स एक्सिस वाला सेम है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इन्हीं तीनों को कंबाइन करके वो ग्राफ बना है, वो अलग अलग ना बना के एक बना दिया है। तो ये वाला पार्ट ईपी इज मोर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट ईपी इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पार्ट ईपी इज लेस देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि लेस देन 1 अगर आप देखो, लेस देन 1 डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन है मतलब ग्राफ होगा अपवर्ड स्लोपिंग। मोर देन 1 है इनवर्स रिलेशन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो ग्राफ होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इक्वल टू 1 में एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो इसके ऐसे चलेगा, क्योंकि ये सेम है तो इससे एक लाइन आएगी ऐसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, जो कि इसके पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, इसलिए वो ग्राफ ऐसा दिख रहा है। अभी समझ में आया वो ग्राफ क्यों ऐसा दिख रहा है? उस ग्राफ का पर्पस समझ में आया? तो हो सकता है वो ग्राफ आ जाए और आपको मार्क करने को बोल दे कि यहां पे मार्क करो कि ईपी की क्या वैल्यू होगी या इसमें ईपी की वैल्यू क्या होगी। तो ये ग्राफ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से बनाया गया है। बट नॉर्मली जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बना रहे हो ना, तो आप कैसे बनाते हो? वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्यूडी, आप ऐसे बनाते हो प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, क्योंकि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो कर रहे हो। तो दो मेथड हो गए, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब आते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, और पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमें फाइंड करना होता है, हमें यूज करना होता है पॉइंट मेथड, जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। और जैसा कि हमने बताया कि ज्योमेट्रिक मेथड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करता है, विच मीन कि अगर एक ऐसा हमारा डिमांड कर्व है तो या तो डिमांड कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है या वो डिमांड कर्व ऐसे बनता है, कहते हैं तो लीनियर होता है तो नॉन लीनियर होता है, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। तो इस पे अगर एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए है, तो इस ए पे इलास्टिसिटी हमें मेजर करनी है। तो अगर हमें उस ए पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे? लाइन सेगमेंट below point and line segment
अबव पॉइंट। ये आपका पॉइंट मेथड कि अगर आपको इस पे मेजर करना है तो ये जो पूरी लाइन है, ये लेंथ ये इसके बिलो हो गई, तो वो ऊपर लिख दिया लाइन सेगमेंट बिलो पॉइंट, ये कितनी लेंथ बन रही है, और ये इसके ऊपर हो गया, तो वो हो गया लाइन सेगमेंट अबव पॉइंट। ऊपर वाला आपने जो है डिनोमिनेटर में उल्टा लिखा और नीचे वाला न्यूमरेटर में लिखा। तो इससे में ऐसे भी अगर इस पे भी मेजर करना है इसके पे, तो आप ऐसे ही करोगे लाइन सेगमेंट बिलो पॉइंट, लाइन सेगमेंट अबव पॉइंट। लेकिन ये तो नॉन लीनियर है, इसमें लाइन कहां से आ गई वो भी बता देंगे। आप बस एक सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करते हो जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख लेते हो, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। ये है पॉइंट मेथड। अब इसको देखो यूज कैसे करते हैं, ये समझ गए ना, इसमें कुछ खास है नहीं। अब हमने जैसा कि बोला कि डिमांड कर्व लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, तो पहले लीनियर बताते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि नॉन लीनियर में कैसे यूज करते हैं। तो एक डिमांड कर्व हम बनाते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये ओरिजिन है, ये प्राइस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक ही हमने लीनियर डिमांड कर्व बना दिया। कलर डिफरेंट चूज कर लेते हैं। एक हमने बना दिया ये हो गया लीनियर डिमांड कर्व। अब इसमें आपको पहले 3 पॉइंट देखो जरा। पहला पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा है वो लिख लो, क्वांटिटी डिमांडेड, इसको ले लो ए। आखिरी पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे, इसको ले लो ई। ए किस पे है, वाई एक्सिस पे, ई किस पे है, एक्स एक्सिस पे। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट होगा, उसको ले लो सी। ये मिड पॉइंट है। मिड लग रहा है, नहीं लग रहा तो बोलो, यहां कहीं पे बना ले, ठीक है। ए और सी के बीच में एक पॉइंट ले लो बी, और सी और ई के बीच में एक पॉइंट ले लो सी। अब देखो ए सी और ई तो एकदम फिक्स है, ए वाई एक्सिस पे है, ई एक्स एक्सिस पे है, सी एकदम बीच में मिड पॉइंट है। लेकिन बी जो है वो ए से सी के बीच में कहीं भी हो सकता है, डी जो है वो सी और ई के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये 5 पॉइंट आपने मार्क किए और इस 5 पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम मेजर करते हैं जरा वाई एक्सिस वाले पे। देखो जरा कैसे मेजर किया जाएगा। ऑन वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, ठीक है। ईपी का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। फॉर्मूला समझ गए, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। अब तो ए वाई एक्सिस पे इसके ऊपर कुछ है क्या, हाँ भाई इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कोई पॉइंट बनता है नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो रुक गया ना, इसके आगे तो जाना ही नहीं है। यानी कि अपर लाइन सेगमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और ए के नीचे लोअर लाइन सेगमेंट पूरा ए से लेके ई तक है, ए ई। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, इंफिनिटी। तो यहां पे आ गया ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब बी पे आ जाओ, एट बी। ये हो गया, ठीक है ना। एट बी एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड मिड पॉइंट सी, या एनी पॉइंट अबव मिड पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो।
एनी पॉइंट अबव मिड पॉइंट। मान लो बी यहां पे है, मान लो, तो जब आप ईपी का फॉर्मूला लगाओगे तो लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा ना, यानी कि हम कह सकते हैं बी, क्योंकि ये पॉइंट बी तो है, और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, जो कि क्या हो जाएगा, बी ए, यही चीज बनेगा। अब देखो जरा, ये हमें बहुत क्लियरली विजिबल है यहां पे कि ये लाइन इस वाले से बड़ी है, विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा यहां से यहां तक इससे तो बड़ा होगा, ये विजिबल है हम लोग को, क्योंकि ये तो आधी लाइन हो गई ना यहां पे, और इसमें आधा और आधे, देखो आधा तो ये है ही और फिर थोड़ा और यहां पे है, तो ये तो इतना ही तो बच गया ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि BE इज मोर देन AB, ये बोल सकते हैं ना, B इज मोर देन AB। तो इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि AB नीचे आ जाएगा, B अपॉन AB इज मोर देन 1, और B अपॉन AB क्या है, EP है, इसका मतलब EP इज मोर देन 1। तो कोई भी पॉइंट जो आप मिड पॉइंट के ऊपर लोगे वहां आ जाएगा EP इज मोर देन 1। ये पूरा है और इस पूरे के साथ। अब आते हैं एट सी पे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब ये CE और ये CA दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये EP का फॉर्मूला होता है, EP इज इक्वल टू, जो कि बनेगा CE अपॉन AC, CE और AC। और अभी हम लोग ने देखा क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो CE और AC बराबर होगा, मतलब CE अपॉन AC जो होगा वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं EP इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, C पे EP इज इक्वल टू 1। तो 3 हो गए ना ABC। अब आते हैं D पे। देखो जरा D पे, एट D एनी पॉइंट बिटवीन C एंड E, मतलब बिलो मिड पॉइंट एंड अबव एक्स एक्सिस। तो मान लो आपका D यहां पे है, तो फॉर्मूला सेम वही है, EP इज इक्वल टू लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट, जो कि अगर हम बात करें तो लोअर ये पूरा है DE, और अपर क्या हो जाएगा AD। किसी को DE AD में डाउट हो तो बोलो, ये पूरा DE है और ये यहां से यहां तक AD है, और ये हमको इतना तो समझ में आ गया कि भैया AD इस बार इस DE से बड़ा है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि DE इज लेस देन AD, AD बड़ा है, विच मीन DE अपॉन AD इज लेस देन 1, क्योंकि वो इधर आ जाएगा तो वहां 1 बचेगा, और DE अपॉन AD EP था, EP इज लेस देन 1, तो ये यहां पे EP इज लेस देन 1 आ जाएगा। ये हो गए 4 पॉइंट। अब इस 4 के बाद आते हैं आखिरी जो है E, इसको हटाते हैं, हम इस तरफ एक्सप्लेन कर देते हैं। एट E ऑन एक्स एक्सिस, तो EP का तो फॉर्मूला वही है, LS अपॉन लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। अब E तो एक्स एक्सिस पे, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि अपर लोअर लाइन सेगमेंट 0 हो गया और अपर लाइन सेगमेंट पूरा A ही हो गया। सिंस न्यूमरेटर 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा।
इस पे जो हो जाएगा EP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये है पूरा पॉइंट मेथड। और इसमें एंड में आप कैसे कंक्लूड करते हो कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्राइस इलास्टिसिटी फॉल्स, कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, हम डिमांड कर्व पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या हो रही है, फॉल कर रही है। तो जितना आप राइट जा रहे हो इलास्टिसिटी कम हो रही है, जितना आप लेफ्ट आ रहे हो इलास्टिसिटी बढ़ रही है। तो ये है पॉइंट मेथड इन केस ऑफ लीनियर। जब आपको पॉइंट मेथड बोला जाए आप हमेशा लीनियर वाला ही एक्सप्लेन करोगे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ सर अगर नॉन लीनियर बोल दिया जाए। अगर नॉन लीनियर बोल दिया गया तो देखो पूरा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसमें तुम लोग को भी पूरा नहीं करना होता है। नॉन लीनियर में आप क्या करते हो, आप बना देते हो कि भाई देखो ये ग्राफ है, ओरिजिन y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। इधर पे हम लोग प्राइस शो कर रहे हैं और इधर पे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहे हैं। और मान लो हमारा एक डिमांड कर्व है जिसपे हमें प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो इस डिमांड कर्व पे एक पॉइंट आपको दे दिया गया, इस पॉइंट के पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो ये चीज आप लिखते हो पूरा ग्राफ बना के कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो जो इस पॉइंट से पास होता है। ये आपका डिमांड कर्व है ना, ये डिमांड कर्व DD है। तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व पे जब आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है तो आप क्या कराते हो, उस डिमांड कर्व का एक टेंजेंट बनाते हो जो कि उस पॉइंट से पास हो। तो आप इस चीज को इंश्योर करते हो कि आपका जो टेंजेंट हो वो इस पॉइंट से पास हो और उसको जो है थोड़ा सा ये ठीक है। ऐसे ये आपका टेंजेंट हो गया, मान लो इसको आप एक नाम दे दो AE। और अब आपके लिए क्या हो जाएगा, लोअर लाइन सेगमेंट हो जाएगा KE और अपर लाइन सेगमेंट हो जाएगा AK। फॉर्मूला सेम वो यूज करोगे, लोअर लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन बिलो पॉइंट और अपर लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन अबव पॉइंट, लाइन सेगमेंट अबव पॉइंट, जो कि क्या हो गया KE अपॉन KA। और वही सेम प्रोसीजर आप पूरा कर सकते हो। तो नॉन लीनियर में आपको सिर्फ बताना होता है, आपको सारे पॉइंट बनाने नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।